हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। लिखो जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल के, और उस पर से ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका कौन सा वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले एक जनरल पॉइंट ध्यान रखो, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब कौन से आधार पे, कौन से बुनियाद पे हम ऐसा बोलेंगे कि ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर सपोज आपके सामने दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, हम ए और बी के टर्म्स में बात करेंगे। अब ए एलिमेंट जो है दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयन। बी भी मेटल है तो वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहली चीज़, मेटल में के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो हम जनरली निकालते, विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मेटल। मेटल्स के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं, तो हम जनरल पॉइंट क्या बोलेंगे, मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा निकलते हैं। अब ए और बी दो एलिमेंट्स है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे टू फॉर्म देयर पॉजिटिव आयन। अगर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम यूनी पॉजिटिव आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनी पॉजिटिव आयन। यूनी पॉजिटिव आयन, ये यूनी पॉजिटिव आयन क्या होता है? एक ऐसा चार्ज या ऐसा कैटायन जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम यूनी पॉजिटिव आयन बोलेंगे। ठीक है। अब ए और बी ये दोनों में से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अपन ऐसा बोलेंगे, आपका एक मेटल जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और अ मेटल विच गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली इज मोर रिएक्टिव। तो ए और बी में से अगर ए जो एलिमेंट है ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है एज कम्पेयर टू बी, तो हम ऐसा बोलेंगे ए की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है। अगर सपोज मेटल बी ए से ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, मेटल बी ए मेटल से अगर ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो उसमें हम ऐसा बोलेंगे कि बी इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ए। तो व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, हम ऐसा बोलेंगे, द मेटल विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, the metal which donates electron more easily to form unipositive ion is called as or is said to be more reactive. तो what forms the basis ये रहेगा, the tendency of a metal to donate electron will form basis of reactivity of metal. The tendency of metal, आंसर लिखो, the tendency of a metal to donate electron will form basis of reactivity of metal. A metal which donates electron more easily will have higher reactivity. Metal which donates electron more easily will have higher reactivity. अब बेसिकली ऐसा है कि जब भी आपका एलिमेंट यानी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो वो कैटायन बनाता है। क्वेश्चन आएगा ऐसा, विच स्पीसीज इज फॉर्म्ड आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने के बाद जो स्पीसीज तैयार होती है उसको हम बोलेंगे कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज फॉर्म, स्पीशीज बोल सकते हैं आप, स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो मेन पॉइंट ऐसा कि केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद में तैयार होती है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कैटायन। तो व्हाट इज बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो जल्दी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है मेटल का तो उससे जो स्पीसीज जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे कैटायन। अगर सपोज आपका मेटल है और मेटल जो है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जनरली सपोज 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट कर सकते हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे, मेटल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड विल हैव चार्ज। ठीक है, अपन ऐसा बोलेंगे, सपोज हमारे पास में एक मेटल है, मेटल ने अगर सपोज n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मेटल है आपके पास और ये मेटल ने n इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कर दिया, इफ अ मेटल हैज डोनेटेड n इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका जो कैटायन बनेगा उस पर n पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एग्जाम्पल,
अगर सपोज आपने लिए सोडियम, सोडियम जो रहेगा, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इट विल फॉर्म Na+ आयन। कैल्शियम अगर है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो इट विल फॉर्म Ca+2, कैल्शियम +2 आयन। अल्यूमिनियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्यूमिनियम +3 आयन। ठीक है, अल्यूमिनियम +3 आयन, Na+, Ca+2, अल्यूमिनियम +3, ऐसे हमारे को क्या मिलेंगे, 3 आयन्स अलग अलग टाइप के मिलने वाले। Na विल गिव Na+, Ca विल गिव Ca+2, अल्यूमिनियम विल गिव अल्यूमिनियम +3 आयन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि जब भी आपके ये आयन्स बनते हैं, इनको पढ़ने के तरीके रहते हैं। ठीक है, जैसे Na गिव्स Na+, पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसको हम बोलेंगे यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन। अगर सपोज आपका जो एलिमेंट है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है आफ्टर डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे डाई पॉजिटिव आयन, इसको हम डाई पॉजिटिव आयन बोलेंगे, डाई पॉजिटिव आयन। फिर उसके बाद में अल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो उस पर चार्ज आ जा रहा +3, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बोलेंगे उसको, ट्राई पॉजिटिव। तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, ऐसे टाइप के आयन्स हमारे जनरेट होने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जैसे ही अपना एलिमेंट या मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो वो जनरली कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में है, और जैसे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इट विल अक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सपोज क्वेश्चन आया, सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय मेटल, तो हम ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय मेटल्स टू अक्वायर नोबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। क्या हो जाता है, जैसे उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो आपका एलिमेंट स्टेबल हो जाता। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपना एलिमेंट जो है या मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमारे को समझना है, वो पहले तो हम बेसिक चीज़ समझेंगे कि रिएक्टिविटी का बेस क्या है। अब अपन ऐसे बोलेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आज का जो रिएक्टिविटी का बेसिस लिख लिया आपने, यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव सब लिख लिए, तो उसके बाद में आपको जो समझना है वो दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो टॉपिक लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आगे भी बहुत काम में आने वाला है हमारे को, यानी आगे के चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहती, आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो ध्यान से सुनो। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब बेसिकली क्या होता, आपका अगर सपोज कोई मेटल है, ठीक है, मेटल में से आपको इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, ठीक है, यू हैव 2 मेटल्स M1 M2, ठीक है, इनमें से हम क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दिस इज M1, दिस इज M2 प्लस। अब जब भी कोई मेटल है, मेटल का आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ड्यूरिंग रिएक्शन वेन एवर यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन बिल्कुल आता, तो आप सबसे पहले टॉपिक लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके अंडर लिखो डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ऐसा है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from a metal in its isolated gaseous state, underline करो isolated gaseous state को, the energy which is required to remove electron from a metal in its isolated gaseous state to form cations is called as ionization energy। अब सबसे पहले मेटल्स सॉलिड रह सकते हैं, लिक्विड रह सकते हैं। आपको मेटल का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहली चीज़ उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसियस स्टेट में। हमेशा अगर को लेना और देना जो इलेक्ट्रॉन का होता, तब गैसियस स्टेट ज़रूरी है।
ठीक है, ये आपको हायर लेवल में भी पूरा डिटेल में मालूम पड़ेगा, बट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम रहना। हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में बिठा के रखो, सोडियम सॉलिड है और आपने उसको बोले कि इलेक्ट्रॉन दे, तो ऐसा होता नहीं है। सोडियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन ओनली इन गैसियस स्टेट। क्लोरीन भी अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी गैसियस स्टेट में लेगा, भले कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में है, फाइनल कंपाउंड जो बन रहा, बट हमेशा याद रखो लेना और देना जो भी इलेक्ट्रॉन का होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑकर इन गैसियस स्टेट। ये आपको हायर लेवल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए भी प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़, बट आपको डेफिनेशन में ही लिखना है क्या, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड। मेटल है, मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी। द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल in its isolated gaseous state, from a metal in its isolated gaseous state is called ionization energy, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपके पास दो मेटल है M1 M2। अब ये दो इंपॉर्टेंट मेटल में से हम ऐसा बोलेंगे कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। पहले केस में आयोनाइजेशन एनर्जी 250 और दूसरे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी 300 जूल सपोज, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल M1 इज 250 एंड M2 इज 300। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये बोलो, M1 ज़्यादा रिएक्टिव है या M2 ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैसे बोलेंगे आप? मेटल की जो रिएक्टिविटी है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अगर प्रेडिक्ट करना है तो यू कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपका एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। हाइयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर विल बी रिएक्टिविटी। lower the reactivity, higher the ionization energy, higher the reactivity, lower is the ionization energy। अब ये दो केस है आपके सामने, ये दो केस में से आपको अगर किसी ने पूछा कि M1 ज़्यादा रिएक्टिव है या M2 ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि रिएक्टिविटी में M1 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 250 जूल, M2 की आयोनाइजेशन एनर्जी 300 जूल। मतलब 300 जूल एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा M2 का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और M1 का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 250 जूल, मतलब एनर्जी इसमें कम लग रही। तो जब भी आपका कोई एलिमेंट है जिसमें से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर आपको कम एनर्जी अगर लगती है तो क्या होगा? आपका एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो M1 विल बी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू M2। क्यों? क्योंकि M1 की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के रिलेटेड। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के अंदर अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस आएंगे हमारे। सबसे पहला जो रहेगा हमारा, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, पहले हमने रिएक्टिविटी देखे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है, उसके क्या क्या कंडीशन है, वो हमने देख लिए। अब हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज एक्शन ऑफ या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मेटल की कोई रिएक्टिविटी का रिलेशन है क्या? हम क्या बोलेंगे? जनरली ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। जनरली बहुत से जो एलिमेंट्स है यानी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे जो रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका भी डिटेल हमारे को देखना है। बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 दिन लगेंगे हमारे को, ठीक है। व्हाट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन? तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट, जनरली लिखो जल्दी, जनरली ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जनरली जितने भी मेटल्स है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं।
फिर हम क्या बोलेंगे इसके आगे कि जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे जो कंपाउंड तैयार होगा उसको हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसको हम? मेटल ऑक्साइड। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन? हम बोलेंगे मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, metals react with oxygen to form metal oxide, to form metal oxide। तो important point नोट करके रखो, metal plus oxygen will give metal oxide। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका पूरा डिटेल हम पॉइंट देखने वाले हैं। मेटल्स का जितने भी मेटल्स है जिनमें से ऑक्सीजन के साथ जिनका रिएक्शन होगा तो हर बार जो कंपाउंड तैयार होगा उसको हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। तो व्हाट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन? मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपके ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये होने के बाद में इंपॉर्टेंट नोट लिखो, उसके आगे भी हमारे को बहुत से क्वेश्चन उस पर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है चैप्टर में, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। पहला, मेटल ऑक्साइड्स मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल ऑक्साइड्स मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड जो है ये पानी में सोल्यूबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। फिर सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, मेटल ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक इन नेचर और कैन बी एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक इन नेचर और कैन बी एम्फोटेरिक। इसके पहले मैंने बोला है आपको कि मेटल ऑक्साइड बेसिक रहते, MOB याद करने का तरीका मॉब, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऐसा बोले थे अपन ने। मेटल ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक इन नेचर और आर एम्फोटेरिक। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट एवरी मेटल। कुछ दो तीन एक्सेप्शन है वो हम दिखने वाले हैं रिएक्शन के फॉर्म में। फिर हम बोलेंगे क्या रिएक्शन होती है। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर आपने रिएक्ट करवाए तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फिर ये मेटल ऑक्साइड के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है मेटल ऑक्साइड के रिलेटेड वो ये कि मेटल ऑक्साइड्स के दो प्रॉपर्टी रहते, या तो ये पानी में डिजोल्व हो सकते या तो नहीं भी हो सकते। मतलब दो टाइप के मेटल ऑक्साइड है। सम मेटल ऑक्साइड्स विल बी सोल्यूबल इन वाटर एंड सम मेटल ऑक्साइड्स विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल हो सकते या नहीं भी हो सकते, ऐसे उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। देयर आर सम मेटल ऑक्साइड विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो मेटल ऑक्साइड्स आर दोज कंपाउंड्स which can be dissolved in water or which can be soluble in water and there are some which will not be soluble in water। फिर उसके बाद में उनका नेचर कैसा रहेगा? हम ऐसा बोलेंगे मेटल ऑक्साइड्स के नेचर में कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे रहेंगे जो बेसिक नेचर के रहेंगे और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे रहेंगे जो क्या रहेंगे? दे आर गोइंग टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। ये जनरल इंट्रोडक्शन हम लिख ले रहे। अब इसके बेस पे हम अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन समझने हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के अपने को समझना पड़ेगा। चैप्टर विल बी लेंदी बट कोई इशू नहीं, अपन बहुत आराम से सिलेबस करेंगे पूरा कवर और बहुत अच्छे से फाइनल एग्जाम में स्कोर करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन। क्वेश्चन लिखो 2 मार्क का। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन ऑन पोटेशियम। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन ऑन पोटेशियम। पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा, पहले अपन आंसर देख लेते हैं। अब बेसिकली पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। सॉफ्ट है या हार्ड है? सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट कि इट कैन बी कट विथ नाइफ। ये डिस्कशन कल हुआ था। हमेशा बोलेंगे पोटेशियम जो है, पोटेशियम इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट।
इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ करेंगे, O2 ऑक्सीजन, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O which is called potassium oxide. पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O which is called पोटेशियम ऑक्साइड। अब K2O क्यों बन रहा, उसका रीज़न पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2, तो हमारे को मिलेगा कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड पोटेशियम ऑक्साइड। अब अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये O2 है, ये K2O, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ K2O, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, अब पोटेशियम 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ पोटेशियम करना पड़ेगा, तो 4K प्लस O2 गिव्स K2O। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपका जो पोटेशियम है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसको आपने एयर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए तो इट विल डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और इतना वायलेंटली रिएक्ट करेगा कि पोटेशियम आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग, इट विल कैच फायर। तो हम ऐसे बोलेंगे पोटेशियम 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 विगरसली का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, विगरसली, पोटेशियम विगरसली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, पोटेशियम विगरसली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेशियम विगरसली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब आपको कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने पोटेशियम को प्लेस भी कर दिए एयर में तो वो रिएक्ट कर जाएगा। सेकेंड चीज़ अपन ऐसे बोलेंगे, इट रिएक्ट्स सो विगरसली दैट इट कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेता। अब बेसिकली ये अपना रिएक्शन है किसका? हमारा पोटेशियम का। पोटेशियम इतना रिएक्टिव एलिमेंट है कि आपने उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मिलाए तो वो आग पकड़ लेगा और क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। इट विल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट सो विगरसली दैट इट कैचेस फायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो ये पहला वाला लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन ऑन पोटेशियम। तो बोलेंगे पोटेशियम विगरसली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट सो विगरसली दैट इट कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेगा और कंपाउंड जो तैयार होगा आपका दैट विल बी पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड जो है इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल बेस, नोट करो, नोट, पोटेशियम ऑक्साइड इज वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस या वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड बोलेंगे हम। ये ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है। इज पोटेशियम ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर? तो हमारा आंसर रहेगा यस, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। पोटेशियम ऑक्साइड इज डैश इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि नेम एलिमेंट विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो हम बोलेंगे पोटेशियम, सोडियम, दिस आर द एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको, व्हाई पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अब बेसिकली क्या है कि आपका जो पोटेशियम है ये एयर में अगर रखे, आपने हवा में रखे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर रखे तो वो आग पकड़ लेता। सेकेंड चीज़, अगर आपने इसको पानी के कांटेक्ट में लाया तो भी वो आग पकड़ लेता, मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाया तो भी वो आग पकड़ लेता। पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, it catches fire when it comes in contact with air, when it comes in contact with oxygen, when it comes in contact with CO2, when it comes in contact with water और moisture। तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता। इसके लिए आपको पोटेशियम को स्टोर करना पड़ता है अंडर केरोसिन। तो आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है पोटेशियम के रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन सीखने हमारे को। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज पोटेशियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन? व्हाई इज potassium stored under kerosene? पोटेशियम को आप केरोसिन के अंडर क्यों स्टोर करते हैं? हम क्या बोलेंगे कि पोटेशियम इज, लिखो आंसर, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट,
इट रिएक्ट्स विथ एयर, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विथ एयर, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, and reacts very vigorously, and reacts very vigorously, and reacts very vigorously. फिर उसके बाद में लिखो it catches fire, it catches fire, it catches fire when it comes in contact with, when it comes in contact with air, water, moisture, etc. air, water, moisture, etc. So to store potassium, इट इज़ केप्ट अंडर केरोसिन, इट इज़ केप्ट अंडर केरोसिन। तो केरोसिन में अगर आपने उसको डाल के रखे तो क्या होगा, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और पानी वगैरह के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली जलेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे को स्टोर करना पड़ेगा उसको अंडर केरोसिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 2 मार्क का। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, सिंगल स्टार क्वेश्चन। Explain the action of oxygen on sodium. Explain action of oxygen on sodium. Explain action of oxygen on sodium. अब सोडियम और ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन होती है क्या? ठीक है, बिल्कुल होती है। तो हम क्या क्या बोलेंगे, आपका जो सोडियम है इट इज Na, इसकी रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन के साथ कराए तो इट इज गोइंग टू गिव Na2O। क्या देगा, Na2O। Na2O जो है ये है सोडियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। चलो लिखो जल्दी से, रिएक्शन लिखो फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये हमारा सोडियम और ऑक्सीजन अगर सपोज आपने रिएक्ट करवाए तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग में ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4Na + O2 gives Na2O, 2 टाइम्स ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब हम वापस से पॉइंट ये बोलेंगे कि सोडियम व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विगरसली। सोडियम व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, sodium when comes in contact with oxygen reacts vigorously to form sodium oxide, फिर उसके बाद लिखो it reacts so vigorously that it catches fire, इसके बाद की लाइन आपने लिखना है it reacts so vigorously that it catches fire। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। फिर नोट, फिर से एक नोट आएगी आंसर के बाद में, सोडियम ऑक्साइड इज वाटर सोल्यूबल। क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम ऑक्साइड इज वाटर सोल्यूबल, या फिर सोडियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड इज वाटर सोल्यूबल और सोडियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इतना लिख लिया सबने। चलो फिर से एक सिंपल सा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपको ये आएगा, हाउ इज सोडियम स्टोर्ड, तो हम बोलेंगे सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। जैसे पोटेशियम है वैसे ही सोडियम है। सोडियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, CO2 के साथ जनरली रिएक्ट कर जाता और ये आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर। तो इसके लिए हम सोडियम को भी कहाँ स्टोर करते हैं, अंडर केरोसिन। सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, वेयर इज सोडियम स्टोर्ड एंड वाई। तो बोलेंगे सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, वाई, बिकॉज इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen, water and catches fire. So in order to prevent it from catching fire, it is stored under kerosene. So in order to prevent it from catching fire, it is stored under kerosene. ठीक है, ये जनरल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हम क्या बोल रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड किस में सोल्यूबल है, पानी में सोल्यूबल है। अब उसको हवा में नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, इसके लिए आपको उसको किसके अंडर स्टोर करना है, यू हैव टू स्टोर इट अंडर केरोसिन। अब सेम चीज़ हम किसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, हम लिथियम के लिए भी डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप ध्यान रखो,
जितने मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उतने नोट करके रखो। इसके आगे के जो हमारे डिस्कशन रहेंगे, हम 2-2, 3-3 दिन बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डिस्कशन लेवल बहुत बढ़ने वाला है। ये चैप्टर केमिस्ट्री का लास्ट है ये सेम के लिए, मतलब SA1 के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन हमारे को कवर करने हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट लिख के रखो आज का। देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट हमारे को समझना है। ठीक है, चलो देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। एक पॉइंट और एक अब बोल तो दिया मैंने जय हिंद, बट फिर भी एक पॉइंट बोलना रह गया। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि सोडियम और पोटेशियम में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, तो याद रखो पोटेशियम जो है उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है। किसकी? पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है। बहुत जल्दी पोटेशियम रिएक्ट करेगा कम टाइम में एज कम्पेयर टू सोडियम। सपोज सोडियम ले रहा 6 सेकेंड तो पोटेशियम 5 सेकेंड लेगा, तो रिएक्टिविटी पोटेशियम की सोडियम से ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब आपको अलविदा बोलता, फिर अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलूंगा। ठीक है, चलो बाय।